म्यूट कर लो। म्यूट कर लो अपने आप को तुम। ये हमारा क्या था, स्टेप्स इन मॉडल्स थे जो हम लोग देखना चाह रहे थे। तो डेटा कलेक्शंस, वो हमारा क्या था, बाइट बोल्ट होता है, आपको डेटा मिल जाता है। अगर डेटा कलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट से लाते हो, या तो फिर वेब स्क्रैपिंग करते हो, या फिर थर्ड पार्टी कंपनी से क्या करते हो, डेटा खरीदते हो। देन आपके पास डेटा प्रिपरेशंस, कि आपके पास क्या होगा कि आपको प्योर डेटा नहीं मिलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा कि नल वैल्यूज होंगे, कुछ हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे। देन उसमें क्या होगा, कुछ एरर्स होगा, और कुछ डेटा हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो वो सारी चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। एंड देन फिर क्या करते हैं, मॉडल चूज करते हैं। बट इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, या फिर डेटा क्लीनिंग का। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल में क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशंस होते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है y = mx + c। अब यहाँ पे हमारे पास किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, एम में किस टाइप का डेटा होगा, एक्स में किस टाइप का डेटा होगा, और सी पे किस टाइप का डेटा होगा। उसका डेटा टाइप क्या होगा, बता सकते हो? डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर, फ्लोट, जो भी होगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स का इक्वेशन है, और मैथ में वही चीज कैलकुलेट होगा जो क्या होगा, नंबर्स में होंगे, सिंपल। तो अगर कैटेगरिकल डेटा होगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे फिर उसको? तो फिर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स वाले होते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, समझे? उसको बोलते हैं डेटा इनकोडिंग। ठीक है। तो एक स्टेप्स आपको यहाँ पे नया मिलेगा डेटा इनकोडिंग का। बाकी जितना पुराना वाला स्टेप्स है वही फॉलो होगा जो ईडीए में फॉलो कर रहे थे, ठीक है। डेटा इनकोडिंग करते क्यों होंगे, आपको पता चल रहा होगा क्यों, क्योंकि इक्वेशंस है, इक्वेशंस में नंबर्स ही पास होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में ही होता है। देन मॉडल चूज, ट्रेनिंग, इवोल्यूशंस, पैरामीटर ट्यूनिंग, देन प्रिडिक्शंस। ये हमारा यहाँ तक था। डेटा कलेक्शन सबके बारे में क्या है, थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू है। देन एप्लीकेशंस ऑफ एमएल, जो आप रियल वर्ल्ड में देखते हो। ट्रैफिक अलर्ट्स, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका चालान कटता है ना? तो वो कैसे कटता होगा कि उनके पास सेंसर होगा, सेंसर में देखता होगा स्पीड, हेलमेट, दो तीन चीजें देखता है। अगर वो चीजें नहीं है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो फोटो कैप्चर करेगा, और वो फोटो के बेस पे क्या रहेगा कि आपका जो नंबर प्लेट रहेगा उसमें से नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड देन आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या रहता है, एप्लीकेशन में सेट रहते हैं। एंड देन क्या कहता है, आपको भेज देता है कि ये क्या हो गया, आपका यहाँ पे से चालान कट गया। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें क्या देते हैं कि जिस टाइप का रील्स देखते हो ऑटोमेटिकली उसी टाइप का रील्स आने लगता है ना? देन उसी टाइप का क्या होगा, रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेटिंग, ट्रांसपोर्टेशंस जैसे ओला उबर यूज करते हो, तो उसमें से क्या रहता है कि आपकी प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहता है ना? तो वो कैसे होगा रियल टाइम में, कि जब ट्रैफिक ज्यादा रहता है या फिर क्या रहता है, भीड़ ज्यादा रहता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। फिर क्या रहता है, अगर कम रहता है तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। आप किसी नए पाथ पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या आता है कि आपका जो प्राइस रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो सारा चीज कैसे होता है, तो वो एमएल के ही पार्ट से होता है। देन प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, इसका एप्लीकेशन कहीं पे दिखा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मैसो, क्या बोलते हैं, मीशो। तो मीशो में आपको सारा चीज दिखेगा। देन आपके पास आता है वर्चुअल असिस्टेंट, कौन कौन सा है, सीरी और गूगल बोलते हैं ना, है गूगल, एलेक्सा, जेमनी, वो सारा चीज क्या है हमारे पास, ये है। और साथ ही साथ चैट जीपीटी में भी क्या वॉइस कमांड होते हैं ना, तो उसको भी क्या बोल सकते हो आप, वर्चुअल असिस्टेंट बोल सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमोबाइल कौन सा ज्यादातर आप सुनते होगे, टेस्ला का, है ना? देन डायनेमिक प्राइसिंग, अगर आप देखोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट में तो प्राइस चेंज होते रहता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट एक दो बार देखा है ना तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि आप बाय करने वाले हो इसलिए, समझे? और जैसे फिर छोड़ देते हो तो फिर क्या होता है, प्राइसिंग डाउन हो जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन। हाँ, हाँ। तो वो ये कि उनको प्रोडक्ट बेचना है इसलिए, बेसिकली जो प्रोडक्ट डिमांड में है उसको क्या कहते हैं, प्राइसिंग डिमांडिंग में रहता है। गूगल ट्रांसलेशंस, ये क्या आता है, मशीन ट्रांसलेशंस बोलते हैं जिसको। आप क्या करते हो, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज बोलो वो ट्रांसलेट करके आपको अलग लैंग्वेज में दिखा देगा। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, इसमें क्या होगा कि जो भी वीडियो चलेगा उसका एनालिसिस करके साथ ही साथ क्या होंगे, ग्राफ्स भी बन के दिख जाएंगे, कैप्शंस भी बन जाएंगे, जैसे आप क्या करते हो यूट्यूब में देखते हो।
तो वो सारा चीज रहेगा। फ्रॉड डिटेक्शंस जो बैंकिंग सिस्टम में काम आता है, कि अगर कोई क्या है कि थर्ड पार्टी या फिर अननोन क्या रहा एक्टिविटी हो रहा है आपके अकाउंट में, तो तुरंत क्या आ जाता है आपको, मैसेज आ जाता है। एंड देन उसमें लिखा रहता है अगर आप हो तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो बैंक में जाकर। तो ये सारा चीज क्या है, इसी का एप्लीकेशन पार्ट है। अब इसका यूज क्यों करते हो, क्योंकि ये क्या होता है, सारी चीजें रियल टाइम होता है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो एक्शन हुआ, जैसे ही वो डेटा कलेक्ट हुआ, वैसे ही क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है कि एमएल में पॉसिबल होता है। तो ये क्या है कि हम लोग कुछ एल्गोरिदम्स जो फॉलो करते हैं, जो मैंने पिछले दिखाया था पिछले क्लास में, सेम वही है कि आप क्या करते हो, अगर देखोगे तो एमएल का पार्ट स्टार्ट करते हो। अब एमएल में जो बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज होंगे वो फॉर्मूला बेस होगा, ठीक है। मोटी मोटी ये बैकएंड पे इम्पैक्ट करता है। बाकी ये देखते हैं क्या बता रहे थे कि एमएल का पार्ट स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा। पहला, आप स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग करोगे। स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, उसके बेस पे काम करोगे। तो उसमें हमारे पास दो चीजें थी, या तो सुपरवाइज होगा या तो अनसुपरवाइज होगा। सुपरवाइज जैसे होगा उसमें क्या रहेंगे, दो प्रॉब्लम आएंगी, एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा और एक रिग्रेशन का। और अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी एल्गोज हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे, कि कैनन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, नई बायस, एसवीएम, डिसीजन ट्री। इसी तरीके से हमारे पास क्या रिग्रेशंस प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड एल्गोरिदम्स यहाँ पे भी दिखेंगे। अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, डिसीजन ट्री, एसवीएम, ये दोनों कॉमन दिख रहे होंगे दोनों में, है ना। कि जो हमारे पास नॉन लीनियर वाले होते हैं ना, वो दोनों काम कर सकते हैं। कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का भी काम कर देते हैं और रिग्रेशंस का भी काम कर देते हैं। तो हम लोग वो एल्गोरिदम दोनों में यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या होगा, बीच में चेंजेस होंगे किस तरह से वो करेगा। देन अनसुपरवाइज में होगा क्लस्टर और एसोसिएशन। हम क्या कहते हैं क्लस्टर्स में, के मीन्स, डीबी स्कैन्स, ये ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
बाकी हमारे पास ऑप्शनल है, ये पढ़ सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते। ठीक है। देन फिर आपके पास जाता है एक डायमेंशन रिडक्शंस। डायमेंसिटी रिडक्शंस का मीनिंग क्या होता है? डायमेंशंस किसको बोलते थे हम लोग? कॉलम को, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपके पास 10 कॉलम है, उसको क्या कर सकते हो, 3 कॉलम में रिड्यूस कर सकते हो। तो किसकी हेल्प से? तो हमारे पास पीसीए का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। क्यों करते होंगे? कि पहला, विजुअलाइजेशन करने के लिए। दूसरा, कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए, कि जहां हम 10 कॉलम में काम कर रहे थे, हम लोग 3-4 कॉलम में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल रिडक्शंस का यूज करते हैं। देन जैसे ये पार्ट कंप्लीट होता है, तो आप एमएल के लिए प्रॉपरली क्या होते हो, प्रिपेयर हो जाते हो। कि इंटरव्यू में ज्यादातर इसी से क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमने बेसिक्स बताया। फिर आपके पास आता है कि इसी में चीजें ऐड ऑन होंगी। तो वही चीज हमारा क्या होता है, असेंबल होता है। असेंबल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किस चीज को जोड़ेंगे? तो सिंपली आपके पास जो यहाँ पे डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम्स है ना, और मल्टीपल एल्गोरिथम्स है, उसी को कंबाइन करोगे। कि डिसीजन ट्री लीनियर रिग्रेशंस को कंबाइन करके बना दिया, तो वो एक नया मॉडल बन गया। देन आप क्या करो, डिसीजन ट्री में 4 डिसीजन ट्री बना दिए, उसका एक नया मॉडल बन गया। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं असेंबल टेक्निक्स या फिर असेंबल मॉडल्स। तो ये जो हमारा बैगिंग और बूस्टिंग है, ये हमारा किस पे बेस होता है? तो ये बेस होता है डिसीजन ट्री पे पूरा। ठीक है। इसका जो बेस मॉडल होता है, कि जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो क्या होगा, डिसीजन ट्री ही होगा बस। और डिसीजन ट्री हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि मल्टीपल डिसीजन ट्री होंगे, तो उसको बोलेंगे रैंडम फॉरेस्ट। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल और सिक्वेंशियल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कि एक साथ वो मल्टीपल काम कर सकता है। एंड सिक्वेंशियल में क्या होगा, कि पहले एक टास्क होगा, फिर उसके बाद दूसरा टास्क होगा, जब पहला टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद। तो सिक्वेंशियल को बोलते हैं बूस्टिंग। तो बूस्टिंग में क्या है, एडा बूस्ट है, एक्सी बूस्ट है, कैटा बूस्ट है, लाइट जीबीएम है, और हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग से हमारा एक्सी बूस्ट बनता है, एक्सी बूस्ट से एडा बूस्ट बनता है, एडा बूस्ट से कैटा बूस्ट, और कैटा बूस्ट से लाइट जीबीएम। तो इसी का क्या है कि अलग अलग वर्जन है बेस्ड ऑन द डेटा और एक्यूरेसी। ठीक है। तो ये हमारा असेंबल होता है। एंड देन लास्ट हमारे पास होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे सिर्फ डिसीजन ट्री था, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ भी चल सकते हो। कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि नाइव बायस और एसवीएम को एक साथ कंबाइन करके एक नया मॉडल बना दिया। देन कैनन और डिसीजन ट्री को कंबाइन करके एक नया मॉडल बना दिया, तो उसको बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक है। ये समझ में आया? कि असेंबल हम लोग कब पढ़ते हैं, जब उसी चीज को करते हैं कॉम्बिनेशन के बेस पे करते हैं। तो जब आप किसी चीज को कॉम्बिनेशन के बेस पे करोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, उससे बेटर रिजल्ट हमारे बैगिंग और बूस्टिंग में मिलता है। बट फिर क्या होगा, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बस, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो कंप्यूटेशंस बढ़ जाएगा, कंप्यूटेशंस बढ़ जाएगा तो आपके पास कंप्यूटेशन अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे रहता है। अब इसी चीज में क्या रहा है, री इन्फोर्समेंट। तो ये क्या है, पूरा अलग ही फेज है, एमएल का ही पार्ट। तो इसमें क्या है, क्यू लर्निंग हो गया, डीप क्यू लर्निंग हो गया। ये हमारा क्या है, री इन्फोर्समेंट के बेस पे। तो ये पार्ट हमें अभी देखना नहीं है। देन फिर आप क्या जाते हो, कि जहाँ पे हमारा बैगिंग बूस्टिंग फेल हो जाएगा, तो हम न्यूरल नेटवर्क पे काम करेंगे। न्यूरल नेटवर्क होते क्या है? तो बेसिकली आपका जो इक्वेशंस था, लाइन इक्वेशंस, वही होता है। बट इसमें जो बनेगा, वो मल्टीपल लाइंस बनेंगे, मिलियंस ऑफ लाइंस बना सकते हो। 2 लाइंस 3 लाइंस क्यों बनाते होंगे? इनका तो ऐसा कुछ नहीं है, बट पूछ लेंगे एक बार अभी। हो गया। ये था, ये आपको नहीं। हाँ, ठीक है, तो आप अर्जुन को हाँ, हाँ। कि एक डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल है, जिसमें 3 to 4 LPA तक का पैकेज है। और उसमें मांगा है एसक्यूएल, पाइथन बेसिक्स, और एक्सेल का, और टैबलू का कुछ part। और इन फ्यूचर वो एमएल पे काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सही अपॉर्चुनिटी है स्टार्टिंग करने के लिए। हम्म। अच्छा, नहीं, ये आपका इंटरव्यू होगा ना, इसके बाद ही तो फाइनल होगा। एक बार। हाँ?
बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जॉब रोल के हिसाब से सही है इसमें कि ये एनालिस्ट से स्टार्ट होगा, आपका एमएल पे जाएगा। सिर्फ ट्रायल, यहाँ के स्टूडेंट का फैसला। तो बेसिकली ट्रायल दे दो तो सही अपॉर्चुनिटी है। बेसिक लॉजिकल ही पूछेंगे ना आज। कम्युनिकेशन का ट्राई कर सकते हैं ना आज का। वो इंक्रीज कराते हैं। मतलब टेक्निकल आंसर कर सकते हैं। कोर्स पे देख सकते हो, बाकी गर्ल्स में तो चाहिए नहीं। यही होता है, 2-4 दिन का टाइम रहता है ना, तो बच्चों को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे बताइए, देखते मिलेगा अभी। आज का तो बेसिकली ये चल जाएगा, आज का तो नॉर्मल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो एप्लीट्यूड चेक कर रहे हैं, टेक्निकल। वही है ना कि टेक्निकल एप्टीट्यूड दोनों एक साथ, दोनों में से कोई एक चीज ही इनपुट म्यूट कर लो। ऑनलाइन आ गए, म्यूट कर लो। हम्म। नहीं, वो यहीं पे है अभी, तो तुम लोग नहीं है ना। हाँ, थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है, आज का नहीं हो पाएगा आपका, इसीलिए। नहीं, बाकी कैंपस होगा, उस समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। ओके। ओके। ऐसा नहीं है ना, मुझे पता रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सब लोग ना फोकस किया है टेक्निकल पे ज्यादातर, इसीलिए एप्टीट्यूड पे ज्यादा नहीं है।
स्टार्ट करते हैं अभी। इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं ना। यही रहता है ये एप्लीट्यूड, वो इसलिए चेक करते हैं ना डिसीजन मेकिंग में। समझे जो बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसीलिए वो करते हैं कि आपको ऐसा सिनेरियो दिया जाएगा जो आपको कभी पता नहीं है, वो कैसे आपको पता चलेगा। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पे पैटर्न निकालते हो बस। और वो पैटर्न हम लोग ज्यादातर मैथमेटिकली निकालते हैं। क्यों निकालते होंगे? क्योंकि हम कोडिंग पार्ट में हैं, इसीलिए। इसीलिए जो भी रीजनिंग जो भी चीजें होते हैं ना वो मैथमेटिकल ज्यादा पूछा जाता है, कि अगर आप मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो कोड भी कर सकते हो। इसीलिए वो पूछते हैं, और कुछ नहीं है उसका रीजन। हम्म। अभी पाइथन नहीं है, अभी होगा 2-4 क्लास के बाद या फिर नेक्स्ट वीक के बाद। बाकी हम क्या बता रहे थे, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस रहते हैं मल्टीपल लाइन के लिए। अगर मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, कि मान लो आपके पास जो डेटा था इस तरीके से है। अब इसको सेपरेट करना है, तो एक सिंगल लाइन से सेपरेट कर सकते हो, कि आपको क्या करना है, क्रॉस को अलग पे रखना है और सर्कल को अलग पे रखना है। तो कैसे कर पाओगे? तो या तो आपको लाइन को कर्व करना पड़ेगा, या तो क्या करते हो, दो लाइन क्रिएट करते हैं इस तरीके से, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है न्यूरल नेटवर्क में, कि आप क्या करते हो, लाइन ही क्रिएट करते हो, लेकिन वो क्या होगा, मल्टीपल लाइंस होंगे। तो वो लाइन कैसे क्रिएट हो सकता है? तो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, देन पॉलिनोमियल लाइन भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि एक पॉलिनोमियल इस तरीके से जा रहा है और दूसरा इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, तो ये दो लाइन के बेस पे काम कर रहे हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के बेस पे ले सकते हैं। बट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा तो ये सीधा इधर चला जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे सिंपल इसमें, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व करते हैं इस तरीके से। तो ये कर्वेचर अगर देखोगे तो इसको अगर मल्टीपल लाइंस में क्रिएट करेंगे, इसको मैंने क्या किया, मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक छोटा सा लाइन आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से हमारा क्या बन गया, ये पूरा एक डिसीजन बाउंड्री बन रहा है ना। तो यही चीज न्यूरल नेटवर्क करता है, समझे। अब ये डिसीजन बाउंड्री आपके लिए बना के दे देगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, डेटा, कि अगर वो टेक्स्ट डेटा है तो सेम पैटर्न की तरह नहीं काम करेगा। टेक्स्ट का अलग पैटर्न होता है, इमेज का अलग पैटर्न होता है ना। एंड देन वीडियो का, साउंड का, सबका अलग अलग क्या होता है, पैटर्न होता है। तो उसी पैटर्न के बेस पे क्या होगा कि अलग अलग मॉडल्स होंगे। जैसे हमारे पास आरएनएन है, इसको बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसका काम क्या होता है कि ये टेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क ही है, बट क्या है, इसको स्पेसिफाई किया गया किसके लिए, तो टेक्स्ट डेटा के लिए। ठीक है। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सीएनएन है। सीएनएन का काम क्या है, तो ये इमेज बेस्ड डेटा में अच्छे से काम करेगा। ठीक है। एंड देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि गेन है। ये बेसिकली क्या होता है, इमेज जनरेट के लिए काम करता है। एक रिकॉर्डिंग करना उधर ही जाएगा। एक बार इनको ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। वो बंद नहीं करना है, स्लीप मोड पे डालना है उसको, थोड़ी देर में ओपन कर लेंगे। ये माउस का, मेरे वाले लैपटॉप में ये होता था ना, तो स्लीप मोड में रखते हैं ना, फिर ओपन करोगे तो हो जाएगा। 2 मिनट जरा। तो ये हमारे पास जो गेन रहता है, ये बेसिकली क्या होता है, इमेज जनरेट करने के लिए काम आता है। इमेज मतलब कि आप बता नहीं पाओगे कि वो फेक इमेज है कि रियल इमेज है। तो सबके क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ट्रांसफॉर्मर्स, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होते हैं इनकोडर और डिकोडर सिस्टम होते हैं, कि एक का काम होगा इनकोड करना, दूसरे का काम होगा डिकोड करना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लेवल रहता है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो जो हम लोग अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स है, चैट जीपीटी। तो ट्रांसफॉर्मर का हमारे पास इनकोडर डिकोडर होता है। आप जो चैट जीपीटी यूज करते हो उसका फुल फॉर्म क्या आता है, बोलते हैं ना जीपीटी। तो जीपीटी हमारा इसी से आता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर को बोलते हैं हम लोग, क्या नाम था इसका, डिकोडर को जीपीटी बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं हम लोग इनकोडर्स को बर्ड। दो सिस्टम होते हैं, तो हम लोग यहाँ से बर्ड का भी यूज करते हैं और जीपीटी का भी यूज करते हैं। बर्ड का मतलब होता है बाय डायरेक्शनल रिकरेंट ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर बेस में। जीपीटी मतलब क्या हो गया, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, जो आप चैट जीपीटी बोलते हो। तो ये क्या है कि प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहीं से हमारा क्या है, आगे का कॉन्सेप्ट है जो अभी रियल वर्ल्ड में यूज होता है। तो ये सारी चीज क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये आपको पता चला। हाँ, बाय डायरेक्शनल रिकरेंट ट्रांसफॉर्मर्स है। तो ये रहता है हमारे पास। इसको बनाया था गूगल ने और इसको जीपीटी ने। तो इसी से बना था हमारा चैट जीपीटी का पहला मॉडल। और इसी से क्या है कि अभी चैट जीपीटी का मॉडल 5 चल रहा है ना। तो ये रहेगा पूरा कि कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट किया, देन उसी का कॉम्बिनेशन किया, देन उसी का हमने क्या किया, इसमें पैटर्न के बेस पे किया। इसमें आप देखोगे तो सारा का अलग अलग इक्वेशन रहेगा, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। इसमें इक्वेशन रहेगा सिर्फ लाइन इक्वेशन, और लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो वो रहेगा इसमें कि कंट्रोलिंग के लिए हम इसमें लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। और चूंकि आपके मॉडल को इम्प्रूव करना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको एरर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे आगे जाके, ऑप्टिमाइजर्स। ऑप्टिमाइजर्स का मीनिंग क्या होता है कि चीजों को ऑप्टिमाइज कर सके, है ना। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट होता है ग्रेडियंट डिसेंट में। जो अभी हम लोग देखेंगे आगे कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या काम करता है, ठीक है। तो सेम चीज आपका पूरा रहेगा। ये पूरा क्या हो गया, लो हो गया। हम्म, ये इनका है ना। आप इसका जो यूज कर रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार में कर रहे हो, एविएशन सिस्टम में कहते हैं जहाँ पे ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, ह्यूज ट्रेनिंग चाहिए। ये बहुत बार फेल हुआ होगा, बहुत पास हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में आएगा। डायरेक्टली मार्केट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, खुद की लर्निंग होती है। हाँ, इसी के बेस पे होगा। तो इसमें क्या रहता है ना, इसका डिसएडवांटेज भी है कि फिर मशीन किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है आपको नहीं पता चलेगा। तो वो क्या होगा, डेटा के बिहेव पे बात करेगा कि अगर उनको अच्छा डेटा मिल पा रहा है तो अच्छी तरीके से ट्रेन होगा, अगर गलत डेटा मिल गया तो वो गलत तरीके से ट्रेन हो जाएगा। और वो क्या करेगा, अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा। जो रीइंफोर्समेंट में था, तो रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना। तो जहाँ पे वो गलत करेगा सुधारेगा, गलत करेगा सुधारेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या क्या करेगा, वो कोई भी गलती नहीं कर पाएगा। तो उसी वैसा जब टाइम आएगा तो उसी टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आप हो गया रोबोटिक्स का टाइम। जिसे दिखते हैं ना मूवीज में, तो वो इसी तरीके से दिखता है कि वो खुद से सोचने लगा है, मतलब अपनी गलतियों को सुधारने लगा है। तो वो रहता है। इसीलिए क्या रहता है, इसके बेस पे लो रहते हैं कि आप इसमें से काम कर रहे हो, तो उसको आपको दो तीन लो होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये एआई के बेस पे ही बनाते हैं स्टार्टिंग में, देन फिर रीइंफोर्समेंट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, सीखने की कैपेबिलिटी भी डालते हैं। इसमें ज्यादातर देखोगे हमारे पास क्या है, क्यू लर्निंग है एंड डीप क्यू नेटवर्क के बेस पे। देन ये क्या है हमारे पास, जेनेटिक एल्गोरिदम्स है। तो ये सारा चीज क्या होगा, डेटा के बेस पे भी है कि आप सीख सकते हो इन चीजों से। तो वो डेटा क्या रहेगा, डायरेक्टली आपके पास आएगा। हाँ, तो इसीलिए है ना कि इसकी लिमिटेशंस है कि उसके पास उतना क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। तो आपने मूवीज में देखा होगा, एक होता था ना मूवीज का नाम, फ्रांस, नहीं, एक होता था हमारे पास, फ्रांस फ्रांस करके कुछ था। उसमें क्या था, किसी चीज की कैपेसिटी हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से एज ए ह्यूमन ब्रेन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोरेज है। पेन का वो बता रहा एक इसी तरीके से कुछ नेम कर फ्रांस, नहीं मैट्रिक्स का नहीं, फ्रांस करके कुछ नेम है, वो मैं भूल गया। बट क्या है उसमें यही दिखाया गया कि किस तरीके से हम लोग अपने खुद की मेमोरी को यूज कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर की मेमोरी की तरह। तो उसमें क्या होगा कि अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा। और उसके और दूसरा क्या, आप अगर इंटरनेट से आप खुद को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास सारा नॉलेज भी आ जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटी आ जाती है। तो वो क्या रहता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
क्योंकि वो इंटरनेट में चला जाएगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसको सब चीज़ का नॉलेज रहेगा, तो वो रहता है उस पर। बाकी हम लोग इसमें ये देख लेते हैं। अब इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, कि अगर आप एमएल पढ़ रहे हो तो एमएल पढ़ रहे हो तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, कोडिंग लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा प्रीफर कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन। और पाइथन में फिर क्या होगा कि हर एक टास्क के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। तो अगर आप एमएल पे काम करना चाहते हो तो एमएल का जो लाइब्रेरी है वो हमारा क्या है, एसके लर्न है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइकिट लर्न। कि इसमें क्या होगा कि जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी रिलेटेड इक्वेशंस होंगे, किससे रिलेटेड, तो मशीन लर्निंग से, तो वो सारा चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कैसे पता चलता है, तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे, देन इसमें आपको दिख जाएगा कि आप क्या क्या टास्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है इसके लाइब्रेरीज है। ठीक है? ये 18 में तो है, सही से कूलिंग नहीं कर रहा है ये देख लो कि ये हमारा साइकिट लर्न है। ये क्या है, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसमें हम क्या क्या टास्क कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन टास्क कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम है ये सारा चीज कोडिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिग्रेशन कौन कौन से एल्गोरिदम है वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का काम करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम है आपको सारा चीज कोड किया हुआ पहले से मिल जाएगा। तो आपको इसको स्क्रैच से कोड नहीं करना पड़ेगा। डायमेंशन रिडक्शन हो गया, मॉडल सिलेक्शन हो गया। मॉडल सिलेक्शन मतलब कि आपने 10 मॉडल बनाया, उसमें से बेस्ट मॉडल कौन सा है, तो वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग मैंने बताया था, प्री प्रोसेसिंग में क्या था कि कौन सा फीचर्स लेना है, कौन सा फीचर्स नहीं लेना है, नया फीचर्स क्रिएट करना है, तो वो क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो ये हमने 6 यहाँ पे दिख रहा है ना, यही चीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। अब इसी में क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से रिग्रेशंस, और रिग्रेशन में जो सबसे पहला था वो लॉजिस्ट लीनियर रिग्रेशंस दिख रहा है कहीं पे, लीनियर मॉडल्स, ये दिख रहा है। तो लीनियर मॉडल्स आपको पहला ये दिख रहा होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या लाइन का इक्वेशन है, और ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन। इंप्लीमेंट करना है एक मॉडल, कितना ईजी है। ये जो 3 लाइन लिखे हैं, ये 3 लाइन में क्या होता है, हमारा error मिल जाता है। स्टार्टिंग के 3 जो लाइन है ना, पहला इंपोर्ट कर रहे हो, दूसरा मॉडल इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें पूरा कोड है, और तीसरा आप उसको क्या करो, ट्रेन कर रहे हो। जैसे ट्रेन करते हो आपका मॉडल बन गया, और आप इसको क्या कर सकते हो, सेव करके यूज कर सकते हो। तो मॉडल बनाना इतना ईजी होता है। बट इसमें क्या होगा कि कौन सी चीजें कैसे है वो पता करना पड़ता है। जैसे इसमें कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है पता है, अगर एक लाइन क्रिएट कर रहे हो तो, कि जो हमारा एम था वो बाय डिफॉल्ट क्या था, कॉफिशिएंट था। तो कॉफिशिएंट की वैल्यू आपको दिखेगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू दिखेगा। अब इसमें से कौन सा बेस्ट फिट लाइन होगा, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो। तो ये सारा चीजें, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ लाइन है। अब इसमें हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन से काम ना चले, तो हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा सा कर्व करते हैं। तो उसके बेस पे क्या होगा, लाइन इक्वेशंस मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी के अंदर आएंगे लीज आएगा, रेसो आएगा, इलास्टिक नेट आएगा। उसका उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा। तो ये सारा चीज आएगा, एंड देन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशंस देखेंगे। इसमें से क्या रहेंगे 5-6 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इसमें हमने बताया कैसे कोड करते हो, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं एसके का यूज कर रहा हूँ, और उसमें से कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लीनियर मॉडल। लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि सिंपली एक स्ट्रेट लाइन पे ही होगा काम। और उस लीनियर मॉडल से हम कौन सा मॉडल ले रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशंस ले रहे हैं। तो ये लीनियर रिग्रेशंस किस तरीके से दिखेगा, तो अगर मैं दिख दूं लीनियर रिग्रेशंस एसकेलन, तो इसका क्या होगा, पूरा डिटेलिंग का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में होगा वो आ जाएगा। ये दिख रहा है। लीनियर रिग्रेशंस के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, इंटरसेप्ट होगा, नंबर ऑफ जॉब्स होंगे। अब उसका क्या मीनिंग होगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या वैल्यूज है उनके बेस पे। और वो ये क्या होगा, सिंपल एक कोड होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, नंपाई का यूज किया डेटा जनरेट करने के लिए। देन हमारे पास क्या है, लीनियर मॉडल जो हमने यहाँ से यूज किया है। अंदर हमने क्या किया, उसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था याद है, एम और एक्स को जो मल्टीप्लाई करते थे तो बाय डिफॉल्ट डॉट प्रोडक्ट से होता था। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि एक्स और जो हमारे पास वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटरसेप्ट को ऐड करोगे, तो वही क्या बन जाता था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो हमने बनाया वही सेम क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशंस का भी रहता है। अब हमें इसे पूरे डिटेल से देखना रहेगा कि इसकी कोडिंग पार्ट कैसी होती है। तो कैसे देख सकते हैं, इसका अगर सोर्स कोड पे जाओगे यहाँ पे,
तो ये आपको गिटहब में इसका पूरा सोर्स कोड बता देगा। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि इनको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है खुद से कोडिंग में तो किस तरीके से कर सकते हो, इनका पूरा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये दिख रहा है कि इन्होंने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम क्या रखा है, लीनियर रिग्रेशंस, और उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल पैरामीटर्स है। एंड देन यहाँ पे थ्री क्या है हमारे पास, कोटेशंस है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता था कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा कमेंट है जो क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इसका काम क्या रहेगा कि ये फंक्शंस क्या कर रहा है, ए टू जेड पूरा डिटेल में लिख दिया है इन्होंने, ताकि क्या हो कि जब भी आप इस क्लास को यूज करोगे तो आपको ये डिटेलिंग दिखेगी हमेशा। ठीक है, कि हर एक चीज का क्या मीनिंग है उन्होंने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। देन यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, एक्चुअल काम। तो इसने क्या किया, एक प्राइवेट बनाया हुआ है। कैसे पता चलता है, अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो ये प्राइवेट है। देन फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में क्या है कि मल्टीपल पैरामीटर्स पास है। अब उसमें से हमने क्या किया, अलग अलग पैरामीटर्स को सेट के साथ अटैच किया है। एंड देन फिर हमने क्या स्टार्ट कर दिया, फंक्शंस बनाना। कि फंक्शंस में क्या होगा, एक एक्स होगा एक वाई होगा, और वो क्या जाएगा, लाइन इक्वेशंस में जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको लाइन इक्वेशंस दिखेंगे। प्रोसेसिंग एज पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं ना, हर एक कंडीशन वो चेक करा है कि नंबर कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके का होगा तभी क्या होगा, परफेक्ट होगा। बाकी अगर ये दिख रहा है, मतलब आपको डिटेलिंग कहीं ना कहीं लाइन इक्वेशंस की तरह आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। मतलब आपके पास क्या है कि पूरा डिफाइन किया गया है ईच एंड एवरी केस, कि कौन सा केस पे क्या रिजल्ट आएगा, वो सारा चीज क्या है, डिफाइन है। अब इसके ऊपर में आप देखोगे एट द रेट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ये क्या होता था, डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स का काम क्या होता था कि जो भी आपके पास पुराना फंक्शन है उसमें क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन कर सकते हो अपने नए कोड में। तो पुराना वाला कोड भी आ जाएगा, प्लस जो आप नया ऐड कर रहे हो वो भी दिखेगा। नहीं, इसमें जो चीजें होती है ना, इसका होता है, एक होता है ऑनर, कि हर एक गिटहब में एक ओनर होगा। ओनर का काम क्या रहता है, इसको मैनेज करना। अगर आप क्या करते हो, इसको कोई भी कोड देते हो कि ये चीज चेंज करो, तो वो ओनर चेक करेगा और उसकी मर्जी रहेगी कि वो उसको चेंज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, आप नहीं कर सकते। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब ये इतने अरेंज करके क्यों लिखा हुआ पूरा कोड, क्योंकि ये क्या है, इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, सारी चीजें अरेंज करके लिखना पड़ता है, कि जो आप सीख रहे हो सारा चीज अरेंज वे में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बंदे ने नहीं बनाया है। इसको बनाने के लिए कितने लोगों ने हेल्प किया है, तो देखोगे आपके पास 1000 लोग होंगे। कि एक लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 लोग रहते हैं, एक बंदे से नहीं था। दूसरा, ये ओपन सोर्स रहते हैं। ओपन सोर्स का मीनिंग समझ में आता है कि आप इसमें से कुछ भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर उनको सही लगेगा तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, अगर उसको सही नहीं लगेगा तो वो क्या होगा, ऐड ऑन नहीं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा गिटहब का भी बता देते हैं, 10 मिनट। गिटहब बेसिकली है क्या, पता है सबको, ये पता कि बेटे बेसिकली गिटहब है, जिस तरीके से आप गूगल ड्राइव में क्या रखते हो, फोटोज रखते हो, गूगल फोटोज में फोटोज रहते हैं ना, उसी तरीके से हमारे पास गिटहब में क्या रहते हैं, कोड्स रहते हैं। किसी भी चीज का जो आप कोडिंग करते हो या फिर कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो जो ओपन सोर्स है, उसका जितना भी कोड है वो गिटहब में रखा हुआ है। अब ऐसा करते क्यों होंगे, क्योंकि इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो चीज क्लाउड में, आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा पूरा क्या है, कोड बेस है। तो कोड बेस है तो उसका क्या होगा, कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा, है ना। अलग फाइल की तरह क्रिएट होगा, उसको अलग तरीके से रन किया जाएगा। उसको क्या करना, मैनेज भी करना होगा। तो वो सारा चीज क्या करते हैं, एक जगह पे लाके दे देता है आपको। बस ये रहता है। अब इसमें आप कोड कैसे अपलोड करते हो, तो सिंपली आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपली जीमेल डालोगे, आपके पास ओटीपी आएगा, या तो फिर क्या होगा, कैप्चा कोड वो फिल करोगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। शेयर तो कर दिया उनका। अच्छा, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे किया है, टेलीग्राम पे नहीं किया है। हाँ तो इनको भी भेज देगा, इनको भी कर लेंगे। देखा नहीं है मैंने। तो अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, 3000+ लोग इन्होंने क्या किया, मिलके बनाया है। और यूज कितने लोग कर रहे हैं, 1.3 मिलियंस। मतलब ये क्या है कि इसका अच्छा खासा डिमांड है ना। तो यही चीज हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए जब भी जेडी में एमएल लिखा रहता है ना, तो इसकी लाइब्रेरी लिखी रहती है कि आपको साइकिट लर्न आना चाहिए।
तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर खुद का एक लाइब्रेरी बनाना है तो कैसे बना सकते हो? सिंपली अपना कोड अपलोड करो और बता दो कि ये क्या है, एज ए लाइब्रेरी है। और उसमें क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स रख सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, लाइसेंस। कि आपको लाइसेंस की जगह पे क्या रखना होगा, कि आपको ओपन सोर्स लाइसेंसिंग का यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो ये रहता है। नहीं, उसी में ऑप्शंस आता है कि आप किस टाइप का लाइसेंस रखना चाहते हो, कि ओपन रखना चाहते हो, जनरल रखना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो, या कम्युनिटी बेस्ड रखना चाहते हो, तो वो रहता है। अब इसमें हमारे पास लॉगिन नहीं है। लॉगिन सबका अकाउंट है इसमें। अकाउंट क्रिएट कर लोगे, कैसे क्रिएट करेंगे? साइन अप पे क्रिएट करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। कंटिन्यू विथ जीमेल भी कर सकते हो, या फिर अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी क्या था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा लॉगिन करना है ना, तो मैं यहाँ से साइन इन कर लूंगा। और साइन इन, ये तो पुरानी। तो ये वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो 52। तो आप लोग भी साथ ही साथ क्या करो, जिसका अकाउंट नहीं है ना, उनसे भी अकाउंट बना सकते हैं। 5 6 ये आ गया। तो जैसे आप अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको क्या होगा, आपका खुद का डैशबोर्ड दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज, इंटरफेस चेंज किया है क्या इन्होंने? अगर अच्छा, इस तरीके से नहीं, होम तो सर वहां से जहाँ पे आपकी फोटो लगी है नहीं, पहले नहीं आता था, डायरेक्ट आता था सर पहले। वहां से आएगा लेकिन left में सर आपकी फोटो। ये हाँ, योर प्रोफाइल। तो ये सारी चीज बाद में आप ऐड करते हो, बट पहले क्या रहेगा, आपको नॉर्मल दिखेगा, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। आप क्या करते हो, एक एक करके जिस तरीके से सोशल मीडिया में बनाते हैं ना प्रोफाइल, उसी तरीके से सेम एज इट इज बनता है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, कि आप अपना लिंक अटैच कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, फॉलोवर्स और कितने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ किया हुआ तो अचीवमेंट्स दिखेंगे। देन आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के दिखेंगे। ये दिख रहा है। फिर आपके पास क्या रहेगा, कि यहाँ पे आपने कब कब गिटहब पे काम किया है, तो ये ग्रीन टिक के बेस पे दिखता है। ठीक है। एंड देन आपके पास क्या रहेंगे, रेपोज रहेंगे। रेपोज बेसिकली होता क्या है, तो एक तरीके का बोल सकते हैं फोल्डर। कि आप क्या करते हो, अलग अलग फोल्डर बनाते हो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। कि मान लो मैंने टाइम सीरीज का कुछ बनाया तो उसके लिए अलग फोल्डर बना दिया। लैंगचेन का बनाया तो उसके लिए अलग फोल्डर बना दिया। डीएसए का बनाया उसके लिए अलग बना दिया। क्लाउड के लिए बनाया तो अलग बना दिया। एआई का बना रहे तो अलग से। मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्या करते हो, फोल्डर बना के रखते हो, ताकि क्या हो, कि जब भी हम लोग देखें तो एक अलग से फोल्डर में ही देख लें। अब इसमें कोड कैसे अपलोड करते हैं, तो दो तरीके से होता है। पहला, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, न्यू रेपो पे क्लिक कर सकते हो। कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, चला गया, यहाँ पे ना प्लस आइकन, इसमें से आप क्या करते हो, न्यू रेपो पे क्लिक करते हो। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, रेपो का नेम लिखने आ जाएगा। कि बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला डेमो गिटहब, कि जो भी आप नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। देन आपके पास ये आ जाएगा। देन डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस होते क्या है, कि बेसिकली आप ये रेपो किस लिए बना रहे हो इसके बारे में क्या करते हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। देन इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस। ये जो रेपो है वो पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी इसको देख सकता है, आपके कोड को डाउनलोड कर सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, कि सिर्फ आप ही देखोगे या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। स्टार्ट विद टेम्पलेट, मतलब आप क्या करना चाहते हो, कुछ एड ऑन फाइल रखना चाहते हो। कि आप कुछ एड ऑन फाइल जो टेम्पलेट बना के रखे हो उसको एड ऑन करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं। फिर हमारे पास कहता है रिडमी। रिडमी होता क्या है, कि बेसिकली जो भी आप इस पूरे रेपो पे लिखोगे, तो फर्स्ट पेज पे क्या शो होगा। मैं बोल सकते हैं एक तरीके से जो कंटेंट रहता है ना पहला पेज में, कि ये बुक में क्या है वो। तो आपका क्या रहता है, वो रहता है हमारे पास रीडमी फाइल।
तो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन एक होता है इग्नोर फाइल। इग्नोर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने क्या किया, एक पूरा रेपो बनाया है, उसमें मल्टीपल फाइल्स है, और एक में क्या है कि डेटा का भी फाइल है, तो हम चाहते हैं कि डेटा का फाइल यहाँ पे अपलोड ना हो। तो हम क्या करेंगे, उसका जो पाथ होगा वो गिट इग्नोर फाइल में क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि ये पाथ का जो भी चीज होगा आप क्या करोगे, उसको गिटहब में नहीं डालोगे। तो सिंपल ये मीनिंग होता है गिट इग्नोर का, ठीक है। ये समझ में आया आयुष? देन एक होता है लाइसेंस, जो मैंने बताया कि किस टाइप का लाइसेंसिंग रखना चाहते हो। तो ये क्या होगा, मल्टीपल लाइसेंस आपको दिखेंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, यहीं से आप स्पेसिफाई कर देते हो। हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट जो हम लोग रखते हैं ना, तो या तो अपाचे लाइसेंस रखते हैं या फिर जेएनयू, मतलब कोई भी बंदा किसी भी तरीके से उसमें कर सकता है। फिर आपके पास ये क्या है, सिंप्लीफाइड लाइसेंस और न्यू और रिवाइज लाइसेंस। तो इन लाइसेंस के बारे में क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में देख सकते हो। ये दो के बारे में पता है, और एक होता है एमआईटी लाइसेंस, जिसमें क्या करते हैं कि उस कोड के बेस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। कि हर एक का क्या अलग अलग मीनिंग है। पहला क्या होता है कि आप कोड के बेस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शंस में यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्शंस मतलब कि जिससे आप पैसा नहीं कमाओगे। कि आप कम्युनिटी बेस बनाना चाहते हो, बना सकते हो, लेकिन उससे पैसा अर्न नहीं कर सकते। अगर पैसा अर्न कर रहे हो, अगर उसको पता चलेगा तो क्या करेगा, वो केस कर सकता है। उस तरीके से क्या है, अलग अलग लाइसेंसिंग है, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट लाइसेंसिंग हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, या तो नो लाइसेंस होगा या तो अपाची लाइसेंस होगा, ठीक है। कि उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहता है, एंड देन क्या करोगे, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक रेपो क्रिएट हो गया। मतलब ये ऑनलाइन फोल्डर क्रिएट हुआ है। अब इस ऑनलाइन में क्या डेटा रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन में जो पड़ा हुआ है उसको तो क्या कर सकते हो, दो तरीके से। एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आपको यहीं पे दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का, यहाँ पे दिख रहा है ना, कि अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल दिख रहा है। आप सिंपली इसमें से क्लिक करोगे, एंड देन क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। कि आप लोकल से फाइल यहाँ से यहाँ कर सकते हो, बट नहीं, किसी भी फाइल को। कि मान लो मेरे पास क्या है, एक फोल्डर है, कि मान लो मैं ये क्या करना चाहता हूँ, इस फोल्डर को वहां पे अपलोड करना चाहता हूँ। ये डेटा है और ये है तो मल्टीपल आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे आप ड्रॉप करोगे तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन एक होता है कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है कि फाइनल है, कि आप सचमुच ये रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। तो जैसे आप इसमें क्या करोगे, कमिट और उसमें कुछ मैसेज, कि आप ये चेंजेस क्यों कर रहे थे, इन फ्यूचर भूल गए तो क्या होगा, आप रीड आउट करके याद रख सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, अपलोड डेटा फाइल, मैंने ये लिख दिया। एंड देन क्या करते हो, कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। तो ये हो गया फाइल, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कर रहे हो। तो बार बार आप ड्रैग एंड ड्रॉप तो करोगे नहीं। तो दूसरा होता है कि आप अगर एक कोड भी लाइन को चेंज करते हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारे पास, गिट का होता है। गिट बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखो गिट हमारे पास क्या है, वर्जन कंट्रोल है। कि अगर आपने एक लाइन पे भी कोड पे चेंजेस किए, तो वो चेंजेस क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो आप क्या होते हो ना, कि जैसे आपने क्या किया, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें क्या होता है, वर्जन 1 2 3। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कोड के लाइन्स ही चेंज होते होंगे। तो वो चीज जैसे अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो आपको चेंजेस क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा। और उस डिफरेंस को आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टेज में सेव कर सकते हो, सेव फाइल में। कि अगर मैंने क्या किया कि 10 चेंजेस किए, तो 10वां चेंजेस क्या था वो भी देख सकते हो, और दूसरा चेंजेस था उस समय मेरा कोड किस तरीके से दिख रहा था तो वो भी देख सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, हाँ, सेम ही फाइल पे सेम ही कोड पे क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे। एंड देन उसके लिए आपको अलग अलग कॉपी पेस्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मान लो मुझे क्या करना है, कि यहाँ पे मैंने एक बना लिया, मान लो कार सेल्स का बना लिया है। अब इसमें क्या करना है कि नया वर्जन करना है, तो क्या करते हो, ये फाइल को कॉपी करके फिर उसमें एडिट करते हो। तो वो चीज क्या होगा गिट में, कि वो आप सेम फाइल में करोगे, लेकिन वो दोनों क्या होगा, सेपरेट सेपरेट स्टोर होगा। अगर देखना चाहोगे तो क्या करते हो, सिंपली उस वर्जन में चले जाओगे तो आपको सिंपली वही कोड दिखेगा। अंदर नए वर्जन पे जाओगे तो नया कोड दिखेगा, जो भी चेंजेस रहेगा। तो वो सेम फाइल पे दिखता है, किसकी हेल्प से, तो वो गिट की हेल्प से, ठीक है। तो गिट हमारा बेसिकली क्या है, तो ये एक वर्जन कंट्रोल टूल है। ये दिख रहा है कि गिट हमारे पास क्या है, डेवॉप्स। डेवॉप्स का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस। कि जो भी हमारा डेवलपर डेवलप करता है ना, उसको ऑपरेशंस टीम में मैनेज करना है। यूज टू सोर्स कोड मैनेज, कि आप कोड को क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल। कि आप क्या करते हो, अपने डेटा का वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। इसको डाउनलोड कैसे करते होंगे, सिंपली आप गिट के ऑफिशियल साइट पे जाओगे,
ये भी क्या है, ओपन सोर्स है। देन क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, ये दिख रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देन डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल, ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, अपने सीएमडी पे जाके चेक कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे गिट लिखूंगा तो मुझे क्या देगा, कि मल्टीपल कमांड्स दे देगा, कि इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका गिट इंस्टॉल है। अगर कुछ इस तरीके से आएगा, कि मैं कुछ भी स्पेलिंग लिख देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज इंटरनली और एक्सटर्नली कमांड, मतलब ये आपका गिट इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, कमांड्स होते हैं। ये कमांड बेसिकली करेंगे क्या, तो आपको इसके साथ ही लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर आप गिट के साथ क्लोन करके लिखते हो तो उसका काम क्या होता है, क्लोन आ न्यू रेपोजिटरी। मतलब कि मान लो आपको क्या है, कि किसी का भी रेपो पसंद आ गया, मान लो मेरे एक प्रोजेक्ट किसी का पसंद आ गया, रेपो, मान लो आपको क्या करना है, कि मुझे इसका जो एआई का प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड करना है, कि मुझे सारा कोड A to Z जो भी है जिस तरीके से उसी तरीके से डाउनलोड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका, यहाँ से आप सिंपली जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, कि आप इसके लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिट और क्लोन, और आपको सिर्फ क्या करना है, उस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो जो भी वहाँ पे डेटा होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, वो आपके लोकल फोल्डर में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि आपको क्या हो दिखे, सीडी। सीडी का मतलब क्या था, याद है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर चेंज कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर चले गए। अब डेस्कटॉप में क्या करेंगे, सेम जो कमांड लिख रहे थे वो लिखेंगे, गिट क्लोन, और उसका पाथ। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपके लिए क्या करेगा, क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्लोनिंग जैसे कर देगा तो आपको यहाँ पे एक एआई प्रोजेक्ट का फोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कि सारा कोड होगा, जो कोड उसने वहां पे रखा है ना, वो A to Z कोड आपके पास आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोन का बेनिफिट हो गया। इसी तरीके से हर एक कमांड का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, गिट और सारे कमांड को देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होता है वो आपको यहाँ पे लिखा है। पहला होता है इनिट। इनिट का काम क्या होता है, कि फर्स्ट टाइम अगर आप क्या कर रहे हो, एक रेपो बना रहे हो ऑफलाइन, कि मैंने क्या किया है, इसी चीज में मैं क्या करता हूँ, ऑफलाइन बना लेता हूँ पावर से। तो मान लो इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए क्या कमांड था, मेक DIR। इसका मतलब था मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं, फोल्डर। उसमें बोल देता हूँ प्रोजेक्ट 2, और मैंने इंटर कर दिया। अब ये मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर चले जाएंगे, प्रोजेक्ट 2। अब इसमें क्या करना चाहते हैं, गिट के साथ कोड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज करना। कि अगर आप इस फोल्डर में जाओगे, अभी ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होगा अभी, देखोगे तो ये दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप गिट इनिट लिखोगे और इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एक फोल्डर बन के आ जाएगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो आपके पास यहाँ क्या होगा, एक फोल्डर बन के आ जाएगा, दिख रहा है, गिट इनिट। और यही क्या करेगा, कि जितना भी वर्जन्स के कंट्रोल के कोड होते हैं वो यहीं पे सेव होता है। तो इसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी। तो हुक्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, रेफरेंस होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट आप सिंपली याद रखते हो कि गिट के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हर एक वर्जन का कोड अलग अलग जगह पे स्टोर रहेगा, ताकि जब आप जो उस वर्जन का कोड देखना चाहोगे ऑटोमेटिकली वहां से आपको ला के देगा। ठीक है। अब ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, मान लो एक नया फाइल ले लिया। हो सकता है ये हमारा क्या है, app.py है। तो आपने app.py लिखा और इसको क्या करते हो, ऐड कर लेते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, app.py हो गया। अब इसमें कुछ कोड करना चाहते हो तो कोड कैसे कर सकते हैं, तो VS कोड के अंदर भी। और हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। इधर के नोटपैड, नोटपैड नहीं दिखाई क्या, नोटपैड में क्यों ओपन कर रहे हैं, कि हमें अभी उतना कोड करना नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट हेलो,
मैंने बस इतना ही सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये सिर्फ क्या हो गया, क्या, अच्छा कोई नहीं, वो अभी हम लोगों ने बस सिंपल ऐसे ही रखा है कि हमने एक लाइन ऐड किया है। अब हमने क्या किया था, गिट को इनिशियलाइज किया था। तो इसमें एक और होता है हमारे पास स्टेटस। स्टेटस का मीनिंग समझ में आता है क्या होता होगा? स्टेटस का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके जो फोल्डर में जहाँ पे गिट इनिट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो आप क्या करते हो, गिट स्टेटस जैसे ही लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन में दिखेगा, एक रेड में दिखेगा। रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके जो फोल्डर हैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ है। क्या ऐड ऑन हुआ है, तो रेड कलर में आपको दिखेगा, तो app.py ऐड ऑन हुआ है। अब आप इसमें क्या करना चाहते हो, परमानेंटली चेंज करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, इसको स्टोर करना चाहते हो, इसके ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, तो कमांड लिखा हुआ रहेगा कि यूज गिट ऐड। किस लिए, तो इसका ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वर्जन कंट्रोल यूज करना है। तो ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, फाइनल कमिट करते हो। तो किसको ऐड कैसे करते हैं, तो गिट ऐड। अब इसमें क्या होगा कि किसको ऐड करना चाहते हो, फाइल को नाम लिखोगे app.py। इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास क्या है, 10 फाइल है, तो क्या करेंगे, तो ऑल लिख देंगे कि आपको एक ही साथ क्या करना है, सबका लेना है। और उसके साथ हमारे पास एक होता है एस्ट्रिक, इसका भी यूज कर सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो गया कैसे पता चलेगा, तो फिर से स्टेटस चेक कर लेंगे। स्टेटस जैसे चेक करोगे तो जो हमारे पास रेड था अब वही ग्रीन में दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो अभी सिर्फ ऐड हुआ है, ट्रैकिंग कर लिए, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो फाइनल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइनल नहीं करना तो क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, गिट रिमूव, और जो भी कैशिंग है ये फाइल क्या होगा, अनस्टेज में चला जाएगा। स्टेज का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर एक होल्डिंग एरिया है जहाँ पे आपने रखा है, बट अब इसके इसका काम क्या है कि इसको आप ट्रैकिंग में रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो बताना पड़ेगा। तो अगर हम इसको रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाहते क्या करते हैं, कमिट करते हैं। कमिट का मतलब क्या होता है ना कमिटमेंट। तो वही कमिट का मीनिंग होता है गिट। फिर हम बोलते हैं कमिट, एंड देन किसमें, तो मेन फाइल पे एम लिखते हैं। एंड देन कुछ मैसेज लिखना चाहते हो, एम का मतलब हमने क्या किया कि कमिट तो करना चाह रहे हैं, इन फ्यूचर मुझे याद रखना होगा कि किस लिए किया था ये चेंजेस, तो हम क्या करेंगे उसमें मैसेज लिख सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। मैंने बोला ऐड न्यू ऐप डॉट पी वाई, तो ये मैंने क्या किया, कमिटमेंट लिख दिया। जैसे एंटर क्लिक करोगे तो ये क्या लिख रहा है, वन फाइल चेंज, और एक इंसर्ट हो गया। अब इसमें स्टेटस में देखोगे तो क्या दिखाएगा, तो आपको क्या दिखाएगा कि अभी कुछ भी नहीं है चेंजेस के लिए, आपका सारा चीज क्या होगा, कमिटमेंट। अब ये कमिट हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, पहला वर्जन हो गया। ठीक है। अब इसी के बेस पे क्या करते हो, कुछ भी कोड में चेंज करोगे। मैंने लिखा एक लाइन चेंज किया, बस मैंने क्या किया, सिर्फ कोटेशंस लगाया। अब जैसे मैंने सेव किया अब क्या दिखाएगा ये, जैसे स्टेटस देखना चाहोगे तो ये क्या दिखाएगा कि आपके जो app.py में कुछ मॉडिफाई हुआ है, उस मॉडिफाई को भी आप ऐड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, दोबारा ऐड करके लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा, गिट ऐड, और जो भी चेंजेस है उसको मैंने ऐड कर लिया। फिर क्या करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करते थे, कमिट करते थे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐड कोटेशंस और वर्जन 2 बोल देते हैं इसको, V2, और हिट एंटर। ये हमारा क्या होगा, ये भी चेंजेस हो गया। अब हमने इसमें कितने वर्जन बना दिए, 2 बन गए। अब इसको चेक कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको कमांड भी याद नहीं है तो गिट को लिखोगे ना, इसमें मल्टीपल कमांड्स आ जाएंगे, तो धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ऐड का हमें पता चल गया। अगर क्या करना है, फोल्डर को मूव करना है तो उसके लिए क्या होगा, एमबी होगा। रिस्टोर करना है तो रिस्टोर का, रिमूव करना है तो रिमूव का। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक डिफरेंस का आएगा। डिफरेंस बेसिकली होता क्या है कि आपका पुराने वर्जन में क्या था और नए वर्जन में क्या था, उसका डिफरेंस दिखा देगा कि आपने क्या ऐड किया। तो मैं क्या करूंगा, गिट डिफरेंस, अब इसके साथ कुछ ऐड करना है। पहले लॉग देख लेते हैं, लॉग क्या आता है बताओ, कि जो लास्ट टाइम हमारा चेंज हुआ है ना वो दिखेगा। ये दिख रहा है कि हमने अभी तक कितने बार चेंज किया है। अच्छा ये ज्ञान प्रीमियम है। तो पहला दिखेगा कि जो मैंने यहाँ पे क्या है, कोड दिया मैंने ऐड किया हुआ है। किसने किया है, कहीं मैंने कब किया है, वो चीज क्यों किया है, वो कमेंट लाइन दिख रहा है। किसने क्या किया था, ऐड न्यू ऐप किया था। एंड देन दूसरी बार किसने किया था, सेम इस टाइम पे किया था, और क्या चेंजेस किया है, तो ऐड पोर्ट वर्जन 2। तो इस तरीके से आपको 2 दिखेंगे।
उसके अलावा एक और हमारे पास लॉग था, लॉग देख लेते हैं, लॉग सो, गिट सो। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल दिखेगा कि किसमें एक्स्ट्रा चेंजेस हुए हैं, दिख रहा है कि कौन से लाइन पे चेंज हुआ था। आपने उसमें क्या किया? लेकिन अगर फाइल पे जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, लेटेस्ट वाला दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने लेटेस्ट में ही रखा है। जैसे पुराने वर्जन में जाओगे तो क्या होगा, पुराना वाला कोड दिखने लगेगा। पुराना वाला मतलब यहाँ पे ये कोटेशन हट जाएगा। तो पुराने वर्जन में कैसे जा सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन इसी में था, गिट टैग डिफरेंस। ये दिख रहा है गिट रीसेट वर्जन, ये हो गया। हम्म, तो एक बार मैं इसका कोड देख लेता हूँ, कमांड गो पी प्रीवियस कमिट। तो प्रीवियस कमिट में कैसे जा सकते हैं? हम्म, 12 बज गए। कोई नहीं, एक बार रिवर्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वापस स्टार्ट कर लेंगे इसको रिवर्ट। अच्छा, जा सकते हैं बट ये देख, जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे कौन से वर्जन में जाना है, तो फर्स्ट वाले में जाना है। तो क्या करते हैं, गिट चेकआउट, और उस वर्जन का यूनिक आईडी रहेगा वो। यूनिक आईडी कौन सा होगा? तो देखोगे यहाँ पे एक यूनिक आईडी है। मुझे किस वर्जन में जाना है, इस वाले में जाना है तो इसकी यूनिक आईडी कॉपी करोगे, इस वाले में जाना है तो इसकी यूनिक आईडी कॉपी करोगे। तो मुझे किस में जाना है, तो पुराने वाले में जाना है, तो इसकी यूनिक आईडी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और हिट एंटर। और क्या दे रहा है, एंड देन इस कोड पे जाके देखते हैं। देन गिट शो कर लेते हैं एक बार। ये दिख रहा है। अब आपको क्या सिर्फ दिख रहा है, पुराना वाला ही दिख रहा है। अब उस फाइल को क्लोज करके ओपन करोगे ना, तो पुराना वाला कोड दिखेगा। जैसे मैंने इसको क्लोज कर लिया, और ये हमारा किसमें था, यहाँ पे। और इसको भी क्या करता हूँ, ओपन करूँ, तो आपको ये पुराना कोड दिखेगा। ठीक है, ये अपने आप हट गया। तो ये चीज हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। नए वर्जन में जाना, पुराने वर्जन में ऑटोमेटिकली यहाँ से जा सकते हैं। अब इस कोड को ऑनलाइन पुश करना है, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस उसका क्या था, याद है कि हमने कभी क्या बनाया था, डेमो गिटअप का बनाया था। अब इस पुराना जो हमारे पास लोकल में चेंजेस है, वो क्या करना चाहते हैं, रिमोट पे डालना चाहते हैं। तो हम कैसे डाल सकते हैं, तो इसका एड्रेस आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस क्या है, तो बेसिकली आप कोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो लिंक होता है यही इसका एड्रेस होता है। आप इसको क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। बट हम क्या करेंगे, पहले वहां से जो कोड है उसको पुल कर लेंगे। पुल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो फाइल है वो पहले लोकल में आएगा, देन लोकल से फिर क्या आ जाएगा, उसमें जाएगा। तो सबसे पहले आपको गिट रिमोट, और क्या लिखते हैं, क्या कोड था गिट रिमोट का, नहीं अभी हमें ऐड करना है पहले लिंक, ये था। तो वन टाइम अभी हमने लिंक अटैच नहीं किया ना, तो ये हमारा कोड होगा। ये देखोगे तुम, गिट, हम क्या कर रहे हैं, रिमोट ऐड कर रहे हैं। तो गिट रिमोट ऐड, ओरिजिन क्या होता है, जो बाइट बोल जो हमारा डॉट गिट बनाता है ना लोकल में, तो लोकल का बाइट बोल जितना भी कोड होता है वो ओरिजिन नेम से होता है। एंड देन उसको हम किस में डालना चाहते हैं, तो वो लिंक यहाँ से पेस्ट कर दोगे। सॉरी, लिंक क्या था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी,
और ये हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, बारिश होने लगा। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, आपको विदाउट एनी एरर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या गया कि जो आपका ऑफलाइन था और वो जो ऑनलाइन था अब क्या है, कनेक्टेड है। आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, गिट रिमोट ऐड कर लिया था, एंड देन हम क्या करेंगे, इसके कोड सीक्वेंस में होने चाहिए। देन हमारे पास ये हो गया गिट स्टेटस, तो ये आपको ये दिखेगा। देन क्या करते हैं, गिट उस, देन कहाँ से, तो ओरिजिन से, क्योंकि हमारा ये यूजर बाय डिफॉल्ट है ओरिजिन, और ओरिजिन से कहाँ पे जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे तो इसके ब्रांच का नेम क्या है, तो ये नाम देना पड़ता है। ठीक है, आपका क्या है, मेन ब्रांच है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने ओरिजिन वाले से मतलब लोकल से इसके मेन वाले में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मेन दे दिया, हिट एंटर करोगे, क्या एरर दे रहा है, नोट मैच एनी। बेसिकली मैंने क्या किया था, सोर्स कोड जो था वहाँ का वो आपको पुल करना पड़ेगा। तो गिट पुल, तो ये क्या करेगा कि वहाँ का जो ओरिजिनल कोड होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आया, तो गिट पुल मेन, चलो ऑन करते हैं। पैचेस का। ये पेज खुल के बाद में लिंक दिखा दो पहले। नहीं तो डायरेक्टली हमने अटैच किया ना अभी। और वैसे एक बार देखते हैं, अगर ये आया होगा तो दिखेगा। डायरेक्टली या फिर, तो उस देखो काम तो ये हमारा फेच के बेस पे काम कर, क्योंकि हमने क्या किया ना, पहले वहां पर अपलोड किया ना इसलिए। हम्म, हो सकता है। बेसिकली अलग अलग अकाउंट से है ना, तो मुझे अपने अकाउंट से भी सेम लॉगिन करना, तो कोई नहीं, उसका हम लॉगिन करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी सिंपली जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, पुश करोगे तो वो सारा कोड आपका क्या होगा, ऑनलाइन चला जाएगा। और इतना ही करना रहता था। और बार बार क्या करते हो, यही सारे कोड जो हमने किए वही रिपीट होता है, कि आप ऐड करोगे, कमिट करोगे, एंड देन पुश करोगे। यही चीज क्या होगा, बार बार होगा। बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर इसको हम लोग एक बार कल अच्छे तरीके से मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको अपलोड करके देंगे। क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट रखें ना गिट पे, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, जब फ्री ऑफ होस्टिंग की जितनी भी चीजें होती है, या फिर इन फ्यूचर जब भी आप होस्ट करते हो, तो पूरा कोड क्या आता है, गिटहब से उठा लेता है वो। तो आपको दोबारा कोड वहां पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्या करते हो, यूआरएल डाल देते हो, वहां से डायरेक्टली काम हो जाता है। ठीक है? बाकी फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।